हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जब अपन बात करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे अपन दो बुक्स बनाते हैं। एक वो बुक्स जो इनकम और एक्सपेंसेस में डील करती है, उसके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट बुक। और दूसरी वो बुक जो सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है कंपनी की, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल बुक। जब दो अलग अलग बुक्स अपन मेंटेन करते हैं, कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स, तब वो कहलाती है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। मगर इन्हीं दोनों बुक्स को अपन मर्ज करके एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं जो दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, चाहे वो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो कॉस्ट बुक्स में जो अपन ने रिकॉर्ड करा है, चाहे वो सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो जो अपन ने फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करा है। वो अपनी होती है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको अपन कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ये बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे अपन दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको अपन फाइनेंशियल बुक बोलते हैं। और ये कौन मेंटेन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट मेंटेन करता है। और कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यानी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अपन कॉस्ट बुक्स अपन मेंटेन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये दो अलग अलग बुक्स अपन क्यों मेंटेन करते हैं? मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट से एक कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट में तीन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा, राम, श्याम और मोहन। राम का प्लेसमेंट हुआ और उसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। श्याम को ट्रांसफ़र करा एडमिन डिपार्टमेंट में और मोहन को ट्रांसफ़र करा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर। अब जब अपन इनको सैलरी का पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहली बात आती है, पहला ट्रांजैक्शन होता है इनको सैलरी का पेमेंट करना। जब अपन इनको सैलरी पे करेंगे, तो उसकी एंट्री अपन फाइनेंशियल बुक्स में भी करेंगे और कॉस्ट बुक्स में भी करेंगे। मगर यहाँ पे अपन यदि इन एक्सपेंसेस को अपन चार्ज करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट से अपन को ये एक्सपेंसेस चार्ज करने चाहिए या रिकवर्ड करने चाहिए, तो उस केस में फाइनेंशियल बुक्स में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं होती, मगर कॉस्ट बुक्स में ये एंट्री होती है, जिससे कि अपन पता लगा सकें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, एडमिन और ऑफिस डिपार्टमेंट में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कितने एक्सपेंस हुए हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपन ने मटेरियल परचेज करा है 5 लाख रुपीस का। तो जब अपन परचेज करते हैं मटेरियल, तो उस केस के अंदर परचेज के केस में जो अपनी एंट्री होती है वो फाइनेंशियल बुक्स में भी होती है और कॉस्ट बुक्स में भी होती है। मगर यहाँ पे यदि अपन मटेरियल इशू कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू हो सकता है, रॉ मटेरियल अपन ने परचेज करा है तो। ऑफिस एंड एडमिन डिपार्टमेंट में इशू हो सकता है यदि अपन ने स्टेशनरी परचेज करी है तो। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी जा सकता है मटेरियल, यदि अपन ने पैकेजिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल परचेज करा है तो यदि अपन इशू करते हैं रॉ मटेरियल को स्टोर से, तो ये फाइनेंशियल बुक्स में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, मगर इशू ऑफ मटेरियल की एंट्री अपन कॉस्ट बुक्स में करते हैं। इसलिए कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री अपन कॉस्ट बुक्स में करते हैं और कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री अपन फाइनेंशियल बुक्स में करते हैं। तो इसीलिए अपन दो अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। मगर इन दोनों ट्रांजैक्शंस को यदि अपन मर्ज कर दें और एक सिंगल बुक यदि अपन मेंटेन करें फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए, तो उसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। दोनों केस में ही अपन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, एंट्रीज को जनरलाइज करने के लिए। अब अपन सबसे पहले देखेंगे इन दोनों की फीचर्स क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली फीचर होती है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में दो बुक्स मेंटेन करते हैं अपन, जैसे अभी आपने डिस्कस करा। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉस्ट बुक्स को मेंटेन करे। इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं
कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इनकम्स को इंक्रीज करने का और एक्सपेंसेस को या कॉस्ट को कंट्रोल करने का। तो इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड करता है, और फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है वो ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करता है। मगर जब अपन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स यानी कॉस्ट से रिलेटेड और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, इन दोनों की अपन एक सिंगल बुक बना लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक, जिसके अंदर दोनों एंट्रीज को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ऐसा क्या होता है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स अपन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं और कौन से ट्रांजेक्शन्स अपन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अपन ने अभी डिस्कस करा था, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब हुआ केवल नॉमिनल अकाउंट्स अपन इसमें कंसिडर करेंगे। कंपनी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज की इनकम हो गई या एक्सपेंसेस हो गए, केवल उनको ही अपन कंसिडर करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के अंदर। मगर जितने भी बाकी सारे अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे अपने असेट अकाउंट हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, इसके लिए अपन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग या कॉस्ट बुक्स के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सारे अकाउंट्स के लिए केवल ये वर्ड यूज आता है और केवल इनकम और एक्सपेंसेस की अपन एंट्री कॉस्ट बुक्स के अंदर करते हैं। मगर अपन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की यदि बात करें तो चाहे वो डेटर्स और क्रेडिटर्स हो, चाहे वो असेट्स और लाइबिलिटीज हो, या फिर इनकम और एक्सपेंसेस हो, ये सारी एंट्रीज अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं और एक ही जगह सारी एंट्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फीचर आती है इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट कुछ एंट्रीज कॉमन होती है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटेंट की, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट बुक बना रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल बुक बना रहा है, यानी ट्रांजैक्शन एक है, दो अलग अलग बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर रहा है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट है, मगर यहाँ पे दो अलग अलग बुक्स में अपन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मगर इसको बोलते हैं अपन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी एक ही काम को अपन दो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। वो अपन कॉस्ट बुक्स में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और फाइनेंशियल बुक्स में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मगर यदि अपन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे एक ही अपन बुक का सेट बना रहे हैं जिसके अंदर कॉस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा, मगर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, एक काम को दो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट फीचर आती है सेविंग ऑफ टाइम। अब टाइम कैसे सेव होगा? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में टाइम इसलिए सेव हो जाता है क्योंकि एक ही बुक है जिसके अंदर कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स भी है और फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बुक्स नहीं है, तो दो अलग अलग प्रॉफिट्स नहीं है, और दो अलग अलग प्रॉफिट्स नहीं है इसलिए उन प्रॉफिट्स को या उन अकाउंट्स को अपन को रिकॉन्सिलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर अपन नॉन इंटीग्रेटेड की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट बुक्स के अंदर मैक्सिमम एक्सपेंसेस तो कॉमन होते हैं, मगर कुछ एक्सपेंसेस अपन एस्टिमेटेड लेते हैं, कुछ ओवरहेड्स अपन एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं। इसलिए कॉस्ट बुक्स का जो प्रॉफिट होता है वो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, और फाइनेंशियल बुक्स का जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है। इसलिए दोनों केस में अपना अलग अलग प्रॉफिट होने के कारण अपन को रीजन देखना पड़ता है कि दोनों का प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों रहा। उसके लिए अपन को रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है दोनों के अकाउंट्स को। इसलिए अपन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉन्सिलेशन के कारण अपना टाइम सेव नहीं होता बल्कि टाइम अपना बढ़ जाता है। मगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में अपना टाइम सेव होता है, इसलिए अपन को रिकॉन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि दोनों के केस में अपन जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में अपन लेते हैं, अपन ने रॉ मटेरियल परचेज करा है कैश में 5 लाख रुपीज का। अब जब अपन फाइनेंशियल नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल बुक अलग बनती है और कॉस्ट बुक अलग बनती है। तो यहाँ पे अपन फाइनेंस बुक में अपन क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि अपन ने रॉ मटेरियल परचेज करा है तो ये एक तरह का एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं तो अपनी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अपन ने कैश में पेमेंट करा है तो टू कैश हो गया। एक्सपेंसेस है इसलिए अपन ने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया,
कैश अपना असेट होता है और यदि असेट डिक्रीज होता है तो अपन उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश को अपन ने क्रेडिट कर दिया। और जब अपन कॉस्ट बुक्स की बात करते हैं तो अपन परचेजेस यदि अपन ने करा है, जो एक्सपेंस है उसकी अपन रिकॉर्डिंग करते हैं कॉस्ट बुक्स के अंदर सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स की, तो उसकी एंट्री अपन परचेजेस ऑफ मटेरियल के केस में स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू करते हैं कि अपने स्टोर में मटेरियल आया है परचेज करने के लिए। तो यदि मटेरियल आया है तो डेबिट द रिसीवर होता है, इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। और क्योंकि कैश गया है, मगर कैश यहाँ पे असेट होता है और असेट की एंट्री कभी भी अपन कॉस्ट बुक्स में नहीं करते, अपन सिंपल एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें सारे असेट्स और लाइबिलिटीज की एंट्री हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कॉस्ट बुक्स में क्या एंट्री होगी इसकी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मगर वहीं अपन ने यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल की, फाइनेंशियल बुक में अमाउंट दोनों का सेम है मगर फाइनेंशियल बुक में अलग एंट्री करी है और कॉस्ट बुक में अपन ने अलग एंट्री करी है। मगर यदि अपन को इंटीग्रेटेड बुक बनानी हो तो यहाँ पे अपना जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कभी भी नहीं आता इंटीग्रेटेड बुक्स में, ये हट जाता है और इसकी जगह जो फाइनेंशियल बुक में अपन ने एंट्री करी है वो आ जाता है। तो अपनी कॉमन एंट्री हो जाती है इंटीग्रेटेड बुक्स में स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे अपन ने कैश का पेमेंट करा है और अपन ने मटेरियल परचेज करा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वेजेस का पेमेंट करा है अपन ने 2 लाख रुपीज का। तो वेजेस अपना एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश की सिंपल एंट्री हो जाएगी फाइनेंशियल बुक्स में। मगर जब अपन कॉस्ट बुक्स में एंट्री करते हैं तो वेजेस की जगह क्या आ जाता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस हो उसके साथ कंट्रोल वर्ड अपन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, इसलिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि कैश अपना असेट होता है और असेट की अपन रिकॉर्डिंग नहीं करते, उसकी जगह क्या आ जाएगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इस दोनों एंट्रीज को यानी कॉस्ट बुक्स की एंट्री और फाइनेंशियल बुक्स की एंट्री को अपन इंटीग्रेटेड बुक्स के अंदर मर्ज कर देते हैं, तो अपनी एंट्री हो जाएगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट की जगह आ जाएगा कैश। तो एंट्री हो गई अपनी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से अपने इंटीग्रेटेड बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज होती है। नेक्स्ट आता है, अपन जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे अपना सबसे सिंपल मेथड है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में जो जो एक्सपेंसेस और जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है वही अपनी लेजर पोस्टिंग होती है। जैसे अपन ने रॉ मटेरियल परचेज करा तो उसके लिए अपन ने अकाउंट खोला स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्कर्स को अपन ने रिक्रूट करा, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करा, उसके लिए अकाउंट खोला वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इन तीनों एक्सपेंसेस को या तीनों अकाउंट्स को यदि अपन मर्ज करते हैं तो ये तीनों अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं वो चले जाते हैं अपने WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट या वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अपन ऐड करते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो यहाँ पे एक और अकाउंट खोलते हैं ऑफिस और एडमिन ओवरहेड का अकाउंट, और इन दोनों के बैलेंसेस जाते हैं अपने फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट या स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अपन लास्ट एक्सपेंस बचता है अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसके बैलेंसेस को अपन ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स के बैलेंसेस जाते हैं कॉस्टिंग P&L में, जिससे कि अपन को प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें कॉस्ट बुक्स में क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो ये अपने सिंपल लेजर अकाउंट्स होते हैं कॉस्टिंग बुक्स के केस में या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के केस में। मगर जब अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग तो कॉस्ट बुक्स के सारे लेजर्स तो होते ही हैं, उसके साथ अपन असेट्स यानी कैश अकाउंट हो गया अपना, प्लांट अकाउंट हो गया और डेटर्स अकाउंट हो गया, उसके भी अकाउंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और लाइबिलिटीज के केस में बैंक लोन हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, उसके अकाउंट्स भी इसके अंदर अपन लेजर पोस्टिंग के अंदर ऐड हो जाते हैं। यानी कॉस्ट बुक्स के सारी लेजर पोस्टिंग और फाइनेंशियल बुक्स में असेट्स लाइबिलिटीज के जितने भी अकाउंट्स है उन सब की लेजर पोस्टिंग अपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा सबसे पहले नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होता है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.